शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मेंस एग्जाम के मद्देनज़र हम लोग प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी प्रैक्टिस के दौर में आज हम लोग 56वीं से 59वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 56वीं से 59वीं के लिए हम लोग हल कर चुके हैं और 53वीं से 55वीं बीपीएससी के लिए भी हम लोग चारों प्रश्न को हल कर चुके हैं। जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस ईयर के इस प्रश्न को देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा दरिया दिली दिखाइए और शाही पाठशाला के वीडियो के लिए भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमारा जो यह स्टैटिक्स का सेशन चल रहा है यह कैसा है, इसमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं या इसमें कुछ अच्छा करने के प्रयास में क्या कुछ किया जा सकता है। आप हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक करने में भी आप लोग उंगली को कष्ट देने के लिए नहीं चाहते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो आपके सबसे करीब के मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, सखी हैं, उनको शेयर भी कीजिए, बताइए। और जो हमारे पाठक, जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग अभी भी सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए यदा कदा बोलता हूँ, लगभग नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। इसी मौके पर समझिए कि मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि शाही पाठशाला को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि जो कुछ वीडियो बनाने में खामी रह जाती होगी तो उसको सुधार कर पाएँ। तो आप निश्चित रूप से शाही पाठशाला का सहयोग कीजिए और नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। मेरे पास जो भी एफर्ट है अपनी ओर से मैं आपके लिए लगाता हूँ। मेंस की तैयारी खूब जमकर कीजिए। आज जो मैं आपको स्टैटिक्स बताने जा रहा हूं, जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक वर्ष बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। इसको ठीक से समझना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में अधिकांश छात्र जो है, अधिकांश स्टूडेंट्स जो है वह गलती करते हैं और जो बुक आप नियमित रूप से प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ते हैं उसमें भी गलत दिया हुआ है। जब मैं वहां पर पहुंचूंगा, उस प्रश्न पर पहुंचूंगा, तो आपको मैं बताऊंगा बुक में किस प्रकार की गलती है और क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इन बातों को मैं वहां पर जरूर बताऊंगा। तो आइए विशेष बात ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। और पहला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आप 14 लिख लीजिए, क्योंकि यह 12 नहीं है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियों ए, बी एवं सी द्वारा अवधि 2006 से 2013 तक के लिए अर्जित आय लाख रुपए में, जो आय दी हुई है किसमें है, लाख रुपए में दी गई है तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। सबसे पहले इस रेखा आलेख को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 3 कंपनियों के बारे में कहा गया है। कंपनी ए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड लाइन में लिखा हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है कंपनी ए, जिसके लिए रेखा आलेख रेड कलर में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये रेड कलर का जो रेखा आलेख है ये कंपनी ए को जो है निर्देशित करता है। कंपनी बी जो है इसके लिए रेखा आलेख आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन में है और यहाँ पर आपको 50-55 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 से और 100 के बीच से शुरू हो रहा है। ये ग्रीन लाइन जो है ये कंपनी बी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और तीसरा जो ब्लू लाइन है वह कंपनी सी के लिए है। यहाँ पर 200 से शुरू हो रहा है और इस क्रम से जो है चलता जा रहा है। ये आपका कंपनी सी है। तीनों कंपनी के लिए ये रेखा आलेख दिया हुआ है। नीचे से ऊपर बढ़ने के क्रम में कंपनी की आय दी हुई है जो 50 लाख
लाख है, लाख रुपए में दी हुई है, 100 लाख है, 150 लाख है, 200 लाख है, 250 लाख है, 300 है, 350, 400, 450 लाख। इस प्रकार से कंपनी की आय आपको यहाँ पर दिया गया है। बाएं से दाएं की ओर बढ़ने के क्रम में क्या है कि ईस्वी दिया हुआ है, वर्ष 2006 से लेकर के 2013 तक। तो ये था रेखा आलेख। आइए चलते हैं प्रश्न पर, और प्रश्न में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फिर हम लोग रेखा आलेख पर आएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वर्ष 2008 से 2013 में देखना है कि कंपनी ए का जो इनकम है, आय है, वह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कंपनी ए के लिए जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि रेड रेखा आलेख जो है, रेड कलर का रेखा आलेख कंपनी ए के लिए है। कंपनी ए की आय वर्ष 2008 में कितनी है, तो वर्ष 2008 में 250 है, और वर्ष 2013 में कितना है, तो 375 है। तो क्या कहेंगे कि 375 में से 250 को घटाएंगे, जहां से वृद्धि होना शुरू हुआ, 250 से वृद्धि होना शुरू हुआ, तो 250 के नीचे प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना। 375 में से 250 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 125, और बटे में ये 250 और गुना में 100। जब आप इसको कटाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 50%। आइए चलते हैं पहले प्रश्न के उत्तर व्याख्या पर। यहाँ पर वर्ष 2008 में कंपनी ए की आय 250 लाख है, वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय 375 लाख है। तो कंपनी ए का प्रतिशत वृद्धि जो है आय में, वो कितना होगा, 375 में से 250 घटाएंगे, जहां से वृद्धि होना शुरू होता है। 250 से बढ़ते 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 375 पर गया है, तो जहां से बढ़ना शुरू हुआ उसको नीचे प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 से गुना। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है वर्ष 2010 में कंपनी ए, बी एवं सी की आय का अनुपात क्या है। तो इनकम का अनुपात वर्ष 2010 में तीनों कंपनी के लिए आपको बताना है। तो आते हैं 2010, ये है तीनों कंपनी के लिए। यदि बात करें तो ए के लिए रेड लाइन में आपको दिखाया गया है, तो 250 है इसकी इनकम कंपनी ए की, 350 इनकम है कंपनी बी का, और 425 यानी 450 और 400 के बीच में यहाँ पर है, तो 425 है कंपनी सी का इनकम। तीनों कंपनी के लिए जो इनकम है कि 250 अनुपात 350 और अनुपात 425, इसको कटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका तीनों का रेशियो आ जाएगा, तीनों का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर व्याख्या लिया है मैंने। कंपनी ए का आय जो है वर्ष 2010 में ही सबका आंकड़ा है, यहाँ पर ऊपर में लिखना चाहिए एक लाइन वर्ष 2010 में। तो वर्ष 2010 में कंपनी ए की आय जो है 250 लाख, कंपनी बी की आय 350 लाख, कंपनी सी की आय 425 लाख है। तो कंपनी ए बी सी के आय का जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 250 अनुपात 350 अनुपात 425। मैंने 2 बार में कटाया है, 2 बार में कटाकर दिखाना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जैसा कटाने में सुविधा उस प्रकार से आप कटाकर दिखा सकते हैं। सबसे न्यूनतम वैल्यू को आपको दिखाना होता है कटाकर अनुपात में। तो इसको जब कटाएंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 14 अनुपात 17, यानी कंपनी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ 10 अनुपात 14 अनुपात 17। तो यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो जाता है। उसके बाद आइए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष किस कंपनी की आय में तीव्रतम वृद्धि हुई है। ठीक है, और यह कितने प्रतिशत हुई है यह भी आपको बताना है। पहला बताना है कि किसमें ज्यादा तेजी से वृद्धि हुआ है, किस कंपनी में, और दूसरा कि कितना वृद्धि हुआ है यह भी बताना है। तो आइए देख लेते हैं कि किस कंपनी में।
यदि इसको बनाएंगे ना, एक बहुत ही लंबा उत्तर व्याख्या होगा, क्योंकि तीनों कंपनी के लिए वर्ष 2007 में कितनी वृद्धि हुई, 2008 में कितनी वृद्धि हुई, 9 में कितनी वृद्धि हुई, 10 में कितनी हुई, 11 में कितनी हुई, 12 में कितनी हुई, 13 में कितनी हुई, कितने वर्षों में तीनों कंपनी के लिए वृद्धि आपको निकाल कर देखने होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रेखा आलेख पर ध्यान देंगे तो आपको वर्ष 2009 और 2010 में कंपनी सी के लिए जो ब्लू लाइन है यहां दिखेगा कि एक का एक पूरा ऊपर चढ़ गया है। तो इससे पता चलता है, इतना तेजी से ऊपर चढ़ा हुआ आपको और कहीं नहीं दिखेगा। तो इससे पता चलता है कंपनी सी की जो आय है वर्ष 2009 के बाद 2010 में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी को देखकर आप उत्तर व्याख्या करेंगे। आइए सीधे चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। प्रश्न संख्या 3 के उत्तर व्याख्या यहाँ पर है। ग्राफ का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में कंपनी सी की आय में तीव्रतम वृद्धि हुई है या होती है। ठीक है, अब पूछा था कि कितना होता है यह भी बताना है। वर्ष 2009 में कंपनी सी की जो आय है वो 200 लाख थी और 2010 में सी की आय कितने हो जाती है 425 लाख। वृद्धि कितना होता है तो 425 में से 200 घटाएंगे, जहां से वृद्धि होना शुरू हुआ उसको बट्टे में नीचे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो 425 में से जब 200 घटाएंगे तो आपका 225 बचेगा, बट्टे में 200 है तो 200 लिखे, गुना में 100 है तो गुना में 100। तो इसको कटाएंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा और 225 को जब 2 से भाग देंगे तो 125.5% होगा। पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो बोलेंगे कि 112.5% की वृद्धि होती है। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, कंपनी बी का वर्ष 2009 में कुल व्यय 220 लाख रुपए था, जो कि वर्ष 2010 में 40% बढ़ गया। 220 से अगले वर्ष 2010 में 40% बढ़ गया। कंपनी बी द्वारा वर्ष 2010 में अर्जित लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। क्या हुआ कि जो उसका व्यय था, तो इसी प्रश्न पर मैं कह रहा था कि अधिकांश स्टूडेंट गलत कर देते हैं और आपके बुक में भी गलत दिया हुआ है। थोड़ा सा आय और व्यय को यहाँ पर समझिए। मैंने पहले भी जब 53वीं से 55वीं बीपीएससी के लिए उत्तर व्याख्या बता रहा था आपको, तो वहाँ भी व्यय पर और आय पर चर्चा हुई थी। मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस टर्म पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। इस टर्म का जो समझ है अधिकांश लोगों के पास वह सही नहीं है। तो कंपनी का आय कहें, कंपनी का व्यय कहें, या फिर खरीद बिक्री में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कहें, दोनों पर आप ध्यान से समझिएगा। कंपनी का जो व्यय है, ठीक है, वह क्रय मूल्य जो इधर हम लोग बोलते हैं खरीद बिक्री में, इसी के तरह होता है। दोनों में रिलेशन क्या है आप समझिएगा। इन्वेस्टमेंट, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसी को व्यय कहते हैं। जैसे कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए आपने उसमें क्या किया कि कुछ पूंजी इन्वेस्ट किया, जो उसका कच्चा माल है उसके खरीद के लिए, उसमें कुछ मजदूरी, कुछ मशीन के लिए। तो इस प्रकार से जो भी आपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आपका व्यय होता है। और यदि क्रय मूल्य की बात करें तो वह भी क्या होता है कि जो आप दुकान में वस्तु को खरीद कर लाते हैं, खरीदने में जो पूंजी इन्वेस्ट किया उसी इन्वेस्टमेंट को क्रय मूल्य कहते हैं। तो आपको समझना है कि वस्तु के प्रोडक्शन में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको व्यय कहते हैं, और जब प्रोडक्ट तैयार हो गया उसको बाजार में बेचने के बाद जो पैसा आपके पास प्राप्त होता है वो आपका आय होता है। मैं समझता हूं कि आप इस तथ्य को समझ गए होंगे। इन्वेस्टमेंट यानी व्यय, और जो वस्तु को बेचने के बाद प्राप्त हुआ वो आय। ठीक है, अब कह रहा है कि व्यय में 20%। यहाँ एक बात और समझना है कि कभी भी लाभ हानि की जो गणना करेंगे आप कंपनी में, वह व्यय पर करेंगे। जैसे कि क्रय विक्रय मूल्य में आप लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी आप लाभ या हानि की गणना जो है वह किस पर करेंगे, व्यय पर करेंगे। ठीक है, आइए इस प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। कंपनी बी द्वारा वर्ष
2010 में अर्जित लाभ या हानि की गणना करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 220 का हम लोग क्या करेंगे कि 40% निकाल लेंगे, दोनों जीरो कट जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, यानी 88 रुपया की वृद्धि होती है। तो 220 पहले था और 88 रुपया की वृद्धि होती है, 88 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 308। देख लेते हैं वर्ष 2010 में जो है कंपनी बी का इनकम कितना है, आय कितना है। व्यय क्या पता चल गया, 40% वृद्धि के बाद 2010 में कंपनी बी का जो व्यय है वो 308 हो जाता है। तो रेखा आलेख में देख लेते हैं वर्ष 2010 में कंपनी बी का आय देखना है, ग्रीन कलर का जो लाइन है 350 है, यानी आया है वस्तु को बेचकर 350 रुपया प्राप्त होता है, जबकि उसमें इन्वेस्टमेंट टोटल कितना था 308 रुपया, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज्यादा है तो आपको लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 350 में से 308 घटा देंगे और 3/308 देंगे, क्योंकि 308 ही आपका क्या है, व्यय है, और हमेशा लाभ और हानि की गणना व्यय पर की जाती है। आइए उत्तर व्याख्या को देखते हैं, वहीं पर समझेंगे। वर्ष 2009 में व्यय कितना था, 220 लाख रुपया है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। व्यय में वृद्धि होती है कितनी, तो 40% की, यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। वृद्धि होने के बाद कुल व्यय कितना हो जाएगा, तो 220 प्लस 220 का 40%, तो 220 के जगह 220 और 220 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 308 लाख रुपया 2010 में कुल व्यय हो जाता है। वर्ष 2010 में आय कितना है, इनकम कितना है, तो रेखा आलेख से आपको मैंने दिखाया कि 350 होता है। तो लाभ कितना हुआ, तो 350 में से 308 घटाएं तो 42 लाख रुपया क्या हुआ 2010 में लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, जैसे करते हैं तो लाभ बटे व्यय, क्योंकि लाभ या हानि की गणना जो है वह व्यय पर किया जाता है। तो बटे में दिए व्यय जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, खर्च किया है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 13.63%। तो 4 प्रश्न का उत्तर हम लोग बना लिए हैं। इसी प्रश्न के बारे में मैं कह रहा था कि यदि आप बुक में देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। जिनके पास बुक है, बुक निकालकर मिलाकर देखिए। यह प्रश्न भी, 5वां प्रश्न भी बुक में उत्तर इसका व्याख्या गलत दिया हुआ है। आप इसको बुक में मिलाकर देखिएगा, और जो मैं अभी बताऊंगा उस कंसेप्ट को भी ठीक से समझिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत आसान नहीं है। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, यदि वर्ष 2011 में कंपनी ए, बी एवं सी द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 5%, 10%, 15% हो तो उस वर्ष उनके कुल व्यय का अनुपात निकालिए। इस बात को यहां पर ठीक से समझिएगा। लाभ आप जानते हैं कि जो आय है, इनकम जो होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जो व्यय किया था, इस पर कुछ लाभ लेकर के आप क्या करेंगे, वस्तु को बेचते हैं। ये ना करते हैं कि जो खर्च किया था आपने उसमें ऊपर से कुछ पैसा और जोड़ करके उसको बेच देते हैं। हमने आय को लाभ के सेंस में, चूंकि यहाँ पर लाभ दिया हुआ है इसलिए लाभ के सेंस में आपको बताया कि आय व्यय प्लस लाभ बराबर आय होता है। यानी प्रतिशत में यदि लाभ 5% है, जैसे कि क्रय मूल्य आप हमेशा 100% मानते हैं, उसी प्रकार से जो व्यय है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हमेशा 100% मानना चाहिए, मानते हैं, ठीक है। और आपका लाभ कितना है, लाभ है 5%। तो प्रतिशत में यदि आपको आय पूछेंगे कि प्रतिशत में आय बताइए कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 105%। और रुपया में आय आपको वर्ष 2011 में तीनों कंपनी के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो ए के लिए यदि 2011 में आय देखें तो कितना है आपका 400, पक्का पक्की, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि 105% बराबर, 105% बराबर, प्रतिशत में आय है 105 और रुपया में आय है आपका 400 लाख रुपया। तो 105% बराबर 400 लाख रुपया, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 105। इसलिए 100% बराबर यदि कितना, तो गुना में 100 कर देंगे।
अब इसको हल करके जो आएगा वो व्यय होगा, क्योंकि व्यय हमने 100% माना था। इसका उत्तर व्याख्या मैंने बहुत ही सरलता पूर्वक इतना डिटेल में लिखकर बनाया है। आइए उत्तर व्याख्या को ही देखते हैं। ये है 5वें प्रश्न का उत्तर व्याख्या। रेखा आलेख से मैंने लिया वर्ष 2011 में कंपनी ए की आय 400 लाख, वर्ष 2011 में कंपनी बी की आय 350 लाख और 2011 में कंपनी सी की आय जो है 300 लाख है। ये रेखा आलेख से मैंने ले लिया। उसके बाद अब यहाँ पर लिखा मैंने वर्ष 2011 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ जो है वो कितना है, 5% है, और प्रतिशत में व्यय कितना मानते हैं, हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। तो लाभ प्लस व्यय बराबर आय होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है बगल में ब्रैकेट में आपके हिंट्स के लिए, प्रतिशत में यदि आय पूछेंगे तो 105% है, और रुपया में आय कितना है, 400 लाख है। यानी प्रतिशत में आय बराबर रुपया में आय मैंने यहाँ पर किया। तो चूंकि 105% बराबर 400 लाख रुपया, इसलिए 100% व्यय मानते हैं, इसलिए 100% बराबर कितना, जब आप इसको कटाकर हल करेंगे तो 380.95 लाख रुपया यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा निकल गया कंपनी ए के लिए। कंपनी बी के लिए जो अर्जित लाभ दिया हुआ था प्रश्न में 10% था। बी के लिए भी हम लोग व्यय क्या मानेंगे, 100% ही मानेंगे। यानी यदि आय पूछेंगे प्रतिशत में तो 100% व्यय था, 10% लाभ हुआ तो 110% हुआ प्रतिशत में आय, और रुपया में आय दिया हुआ है वर्ष 2011 में कंपनी बी के लिए 350 लाख रुपया। कहने का मतलब है कि प्रतिशत में आय और रुपया में आय फिर से बराबर किए, और जब 100% निकाले तो कंपनी बी के लिए वर्ष 2011 में जो व्यय प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आपका 318.18 लाख रुपया। ये 100% का मतलब व्यय से है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, 100% निकाल रहे हैं मतलब व्यय निकाल रहे हैं। कंपनी ए के लिए व्यय हो गया, ये आपका कंपनी बी के लिए व्यय हो गया। कंपनी सी के लिए भी व्यय हम लोग निकाल लेते हैं। कंपनी सी द्वारा अर्जित लाभ कितना था, 15% था। प्रतिशत में व्यय इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% के इक्वल होता है। तो प्रतिशत में यदि आय बोलेंगे तो लाभ प्लस व्यय के बराबर, आय क्या होता है, लाभ प्लस व्यय के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो वह आय बन जाएगा। प्रतिशत में आय 115%, रुपया में आय 300 लाख रुपया। तो बोलेंगे चूंकि 115% बराबर 300 लाख रुपया, इसलिए 100% बराबर कितना, 100% मतलब व्यय कितना, तो हमारा निकल गया यहाँ पर 304.34 लाख रुपया। यानी 2011 में जो कंपनी सी का व्यय है 100% बराबर निकल गया हमारा 304.34 लाख रुपया। पूछा कि व्यय का अनुपात बताइए, तो हम क्या करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तीनों को लिखा 380.95 अनुपात 318.18 अनुपात 304.34। तीनों को कटाने के बाद जो न्यूनतम वैल्यू डिजिट आएगा वही आपका रेशियो कहलाएगा। तो कटाकर आप लिखेंगे। कटाने की सुविधा के लिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसको कटाना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीड़ होगी, बहुत मेहनत का काम होगा। सुविधा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखे हैं ना इसको नहीं लिखें, या लिख भी लेते हैं तो इसको कटाने के लिए आप रफ में क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को ले लेंगे। मैं पीछे पेज में दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो वैल्यू है 400/105 गुना 100, यहाँ पर है 350/110 गुना 100, और यहाँ पर आपका क्या है 300/115 गुना 100। तो ये 100 अनुपात में जब रहेगा तो ये 100 आसानी से कट जाएगा। यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 और यहाँ का भी ये 1 0 आसानी से कट जाएगा। 115 और नीचे में यहाँ पर 110 और 105 सभी 5 से डिविजिबल है, तो छोटा डिजिट आपको प्राप्त होगा। तो ये आपको जो अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, और इसको कटाकर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो या तो यहीं पर आप इसी को ब्रैकेट में दे करके लिख लेंगे। होता क्या है कि प्रश्न बनाते समय ऑन टाइम जिस प्रकार से माइंड वर्क करता है आप उस दिशा में चले जाते हैं। तो मैंने कटा कर लिखा था तो लिख दिया, और जब कटाने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, तो जो लिख दिया था लिख दिया। मैं समझा दिया हूँ आपको कि सुविधा के लिए क्या करेंगे कि यहीं पर ब्रैकेट लगाएंगे, रेशियो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसी टाइप में जो b का वैल्यू है लिखेंगे, यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, फिर जो a के लिए वैल्यू आया है यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, और तीनों को आप ऊपर से ऊपर वाला कटाएंगे और नीचे से नीचे वाला कटाएंगे। जो भी मिनिमम डिजिट कट कर आएगा वो आपका क्या होगा, अनुपात होगा। तो इस प्रकार से नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। स्टैटिक्स के अलावे आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत सारा हेल्प मैं करूंगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट किया कीजिए, आप लोग टेलीग्राम पर पोस्ट किया कीजिए। आपको मैंने कहा कि आंसर राइटिंग लिखकर पोस्ट कीजिए, तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उम्मीद करते हैं कि सर ही अपने तरफ से सब कुछ देते रहे। तो ये ठीक नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपकी मेहनत यदि मुझे दिखाई देगा कि नहीं आप मेरी बात पर मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। लेकिन जब आप अपनी प्रतिक्रिया में निरस्ता दिखाते हैं तो मुझे भी काम करने में उतना मन नहीं लगता है। आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी तो मैं ज़्यादा ऊर्जा लेकर के आपके लिए काम करूँगा, आपके लिए मेहनत करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।